हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉलिड स्टेट से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और प्रॉब्लम्स जो कम्पिटिटिव के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई है और उस टेबल से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टेबल को देखें, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूबिक लेटिस डिस्कस किए हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और हमारा एफसीसी। ये हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें वॉल्यूम ऑफ कन्वेंशनल यूनिट सेल ए क्यूब और ए क्यूब होती है, जहाँ ये साइड होती है किसी समय पर क्यूबिक लेटिस की। लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल जो होते हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर 1, बीसीसी के अंदर 2 और एफसीसी के अंदर 4 होते हैं। वॉल्यूम जो होता है प्रिमिटिव सेल का वो ए क्यूब होता है सिंपल क्यूबिक में, और हमारा जो वॉल्यूम प्रिमिटिव सेल बीसीसी स्ट्रक्चर का ए क्यूब बाई 2 होता है, और वॉल्यूम प्रिमिटिव सेल का एफसीसी के केस में ए क्यूब बाई 4 होता है। लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होते हैं इनका इन्वर्स कर देते हैं, 1/a क्यूब, 2/a क्यूब और 4/a क्यूब होते हैं। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं सिंपल क्यूबिक में 6 होते हैं, और बीसीसी के अंदर 8 होते हैं, और एफसीसी के अंदर 12 होते हैं। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होती है किसी समय पे दो जो नियरेस्ट नेबर एटम में उनके बीच का सेपरेशन ए होता है इसके अंदर सिंपल क्यूबिक में। बीसीसी में √3a/2 होता है और एफसीसी में a/√2 होता है। नंबर ऑफ जो सेकंड नेबर्स होते हैं उनकी संख्या सिंपल क्यूबिक में 12, बीसीसी में 6 और एफसीसी में 6 होती है। सेकंड नेबर डिस्टेंस जो है वो सिंपल क्यूबिक में √2a और बीसीसी में a और एफसीसी में a होती है। पैकिंग फ्रैक्शन जो होते हैं किसी समय पे सिंपल क्यूबिक का 0.52 और बीसीसी का 0.68, एफसीसी का 0.74 और एससीपी का भी 0.74 होता है। ये भी याद रखें, हेक्सागोनल क्लोज पैक का वो भी 0.74 होता है। उसके अलावा डायमंड का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0.34 होता है। तो इस टेबल को याद करके जाएं, इसमें से क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते रहते हैं, तो इसको तो याद रखें। उसके अलावा किसी समय पे ये एक्सटिंक्ट रूल है क्यूबिक क्रिस्टल का, कौन कौन से जो हमारे पास रिफ्लेक्शंस होंगे वो अलाउड होंगे, कौन कौन से जैसे अलाउड होंगे जब हम किसी समय पे ब्रैग रिफ्लेक्शन देखते हैं किसी समय पे स्ट्रक्चर के लिए। तो ये HKL मिलर एंटीसीजन सिंपल क्यूबिक में फॉर ऑल वैल्यू ऑफ h² + k² + l² अलाउड रिफ्लेक्शंस होते हैं। बीसीसी में केवल इवन वैल्यू, जब h + k + l की वैल्यू इवन होगी तो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 2f होगी और वो अलाउड रिफ्लेक्शन होंगे। एफसीसी में जब HKL की वैल्यू या तो ऑल ऑड हो या ऑल इवन हो, अगर कुछ ऑड और कुछ इवन होते हैं तो स्ट्रक्चर फैक्टर 0 हो जाता है और वो उस समय पे अलाउड रिफ्लेक्शन नहीं रहते। तो HKL की वैल्यू या तो ऑल ऑड हो या ऑल इवन हो तब वो अलाउड रिफ्लेक्शंस होते हैं। डायमंड के केस में जब HKL जो है या तो ऑल ऑड हो या ऑल इवन हो, और साथ साथ एक कंडीशन और भी लगी होती है कि h + k + l की जो वैल्यू है सेल पे डिविजिबल बाई 4। ये जो वैल्यू है h + k + l की वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो उस समय पे डायमंड में जो है अलाउड रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो इन चारों चीज़ों को सदा रिमेंबर रखें, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लगातार क्वेश्चन आता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो स्ट्रक्चर फैक्टर होता है बीसीसी के केस में जब h + k + l की वैल्यू किसी समय इवन होती है तो स्ट्रक्चर फैक्टर 2f होता है, और h + k + l जब ऑड होता है तो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 0 होती है। उसके अलावा एफसीसी में याद रखें कि एफसीसी का स्ट्रक्चर फैक्टर 0 और 4f होता है। 4f हो जब होता है किसी समय पे जब HKL या तो सारे इवन होते हैं या HKL सारे ऑड होते हैं। अगर HKL में कुछ ऑड कुछ इवन वैल्यू होती है तो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस कंसेप्ट को तैयार रखें और डायमंड के को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन की उम्मीद है कि HKL या तो ऑड और इवन होनी चाहिए, और h + k + l का जो किसी समय सम है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो इसको तैयार रखें। उसके अलावा मैंने जो थर्ड प्रॉब्लम इसमें डिस्कस की है, एक बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है, वो है हमारा किसी समय डेबाई थ्योरी से। तो डेबाई थ्योरी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सदा ध्यान रखें कि किसी समय पे जो डेबाई रूल कहता है वो ये कहती है डेबाई थ्योरी की जो CV होती है स्पेसिफिक लेटिस की वो T³ पर निर्भर करती है लो टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे CV जो होता है वो 3R होता है। साथ साथ डेबाई का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सदा याद रखें, WD³ जो होता है वो 18π² n/v 2/VT³ + 1/VL³ होता है। उस एक्सप्रेशन को अच्छे से रिमेंबर रख लें। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें मैंने डिस्कस की हैं। कॉपर हैज एन एटॉमिक वेट 63.5, डेंसिटी है 8.9 × 10³ kg/m³। वेलोसिटी ट्रांसवर्स मोड की दे रखी है 2.32 × 10³ m/s। लॉन्गिट्यूडनल की दे रखी है 4.76 × 10³ m/s। ये कर लें करेक्शन। और किसी समय पे जो वैल्यू पूछी है किसी समय वो θd डेबाई
टेम्परेचर और CV की वैल्यू हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो हम इसे कैसे एवेल्यूट करें कि एच न्यू टी को किसी समय पर के थीटा टी के बराबर कर दें, जहाँ न्यू टी जो डिवाइड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, थीटा टी डिवाइड टेम्परेचर होगा। तो इस एक्सप्रेशन को याद रख लें। इससे फायदा ये होगा कि अगर ये वैल्यू हमें पता है, ये पूछता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी समय पे अगर हमें ये पता है, ये पूछता है, तो ये पता कर सकते हैं। तो इस रिलेशन को याद रखें। थीटा टी की जो वैल्यू होती है वो होती है एच अपॉन के, और ब्रैकेट में आ जाएगा ये 9n अपॉन 4πv 2 अपॉन ct क्यूब प्लस 1 अपॉन cl क्यूब की पावर ये 1/3 आ जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास में WD होता है, WD की पावर क्यूब, उसकी वैल्यू होती है 18 पाई स्क्वायर n अपॉन v और 2 अपॉन ct क्यूब और 1 प्लस cl की पावर क्यूब की पावर ये हमारे पास होती है -1। तो यहाँ से हम WD जब हमें ये पता चल जाएगा, तो यहाँ से WD जो होता है हमारा, वो होता है किसी समय पे 2 पाई म्यू डी। इन एक्सप्रेशनों को याद रखें। और CT और ये हमारे पास CT जो होती है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी और CL लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी होती है। यहाँ पे H की वैल्यू पुट कर दें, K रख दें, N अपॉन V की वैल्यू यहाँ गिवन है वो पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लें। तो ये थीटा टी यहाँ से 340 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद किसी समय पे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है CV बराबर 12/5 π4r T अपॉन थीटा टी की पावर क्यूब। इसको सॉल्व कर लें पुट करके वैल्यू, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 1.33 किलो जूल मोल इनवर्स के इनवर्स, ये केल्विन इनवर्स है, तो ये याद रखें। उसके अलावा इसमें मैंने डिस्कस किया है रेडियस ऑफ फर्मी स्फीयर इन के स्पेस का एक्सप्रेशन के एफ होता है 3 पाई स्क्वायर स्मॉल n अपॉन ए क्यूब की पावर 1/3, जहाँ स्मॉल n होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल और ये कहलाता है लेटिस पैरामीटर। इस रिलेशन को याद करके जाएं, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। स्मॉल n देगा, ए देगा, किसी समय रेडियस पूछ लेगा फर्मी स्फीयर की, या किसी समय पर रेडियस ऑफ फर्मी स्फीयर हमें पता होगी, ए देगा, स्मॉल n पूछेगा। तो इस फॉर्मूले पे भी लगातार क्वेश्चंस आते हैं कंडीशंस की दुनिया में। फर्मियंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस मैं चाहूँगा आपको डिस्कस करना। मैं चाहूँगा कि आप सदा फर्मी के केस में, फर्मियंस के केस में KF फर्मी जो हमारे पास वेव वेक्टर है उसके एक्सप्रेशंस को याद कर लें, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3D। केवल आपको KF रिमेंबर रखना है और KF के बाद में आप बाकी के एक्सप्रेशंस कैसे कैलकुलेट करें उसके मैं आपको ट्रिक देता हूँ। तो KF का फॉर्मूला याद रखें, 1 डायमेंशन में n पाई अपॉन 2l होगा, 1D में KF की वैल्यू 2 पाई n अपॉन a की पावर 1/2 होगी 2 डायमेंशन में, KF होगा 3 पाई स्क्वायर n अपॉन v की पावर 1/3। n हमारे यहाँ पे किसी समय पे नंबर ऑफ एटम्स होंगे और यहाँ जो L है वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ होंगे, तो डेंसिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा। n अपॉन a किसी समय पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया किसी समय पे 2 डायमेंशन में होंगे, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और n अपॉन v किसी समय पे जो होगा वो 3 डायमेंशंस में डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। EF जो होती है फर्मी एनर्जी, वो हमारे पास, पहले हम क्या करें कि जैसे हमें KF पता चलेगा, ये फर्मी वेव वेक्टर इसको कहते हैं KF को, तो PF बराबर h क्रॉस KF से PF निकाल लें फर्मी मोमेंटम। तो यहाँ से जैसे ही हमें KF पता चलेगा यहाँ 1 डायमेंशन 2D और 3D में, तो PF हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं फर्मी मोमेंटम। फिर फर्मी एनर्जी हमें चाहिए, तो EF बराबर PF स्क्वायर अपॉन 2m कर दें, तो हमारे पास फर्मी एनर्जी के एक्सप्रेशन आ जाएंगे सब केसों में। अगर हम किसी समय फर्मी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो KF हमारे पास है, पहले PF निकाल लें और PF को m से डिवाइड कर दें। अगर हम किसी समय फर्मी टेम्परेचर निकालना चाहते हैं तो EF बराबर K × TF कर लें, EF की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन से निकाल लें पहले, तो ये हम आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। तो हम केवल इन एक्सप्रेशनों को रिमेंबर रखें, और ये अगर हमारे साथ में, क्योंकि ये ईजी है रिमेंबर रखने, क्योंकि E होता है p²/2m एनर्जी की वैल्यू किसी समय पे काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, तो F लगा दें तो EF बराबर pF² हो जाएगा। F का मतलब फर्मी से है, और PF बराबर h क्रॉस KF होगा। ये हमारा रिलेशन आता है किसी समय पे KF जो होता है वो होगा हमारा 2 पाई अपॉन λf। तो किसी समय पे अगर हमें λf की वैल्यू पूछता है तो λf को हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं h अपॉन PF से। तो ये हमारे पास में फर्मी वेवलेंथ हो जाएगी। तो ये सारे एक्सप्रेशन रिमेंबर करके चलें, इन पे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने इसमें डिस्कस किया है वो एनर्जी डिसिपेशन रिलेशन से है, लगातार इफेक्टिव मास पूछता है। तो हम देखते हैं कि किसी समय पे जो इलेक्ट्रॉन है जब वो लेटिस के अंदर होता है, क्रिस्टल के अंदर होता है, तो उसका बिहेवियर जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन होता है उससे अलग होता है। कई बार जो इलेक्ट्रॉन जिस समय पे वो मोशन में होता है वहाँ उसका मास कई बार नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, इफेक्टिव मास, कई बार
उसका मास पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, और कई बार ऐसे भी रीजन्स होते हैं जहाँ पे वो इनफाइनाइट मास की तरह बिहेव करता है। तो किसी समय पे अगर इलेक्ट्रॉन किसी समय मोशन में है और उस समय पे वो स्ट्रक्चर से जो लेटिस का एटम है उससे जब वो मोशन में होता है तो वो भारी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जाकर टकराता है और किसी समय पे लेटिस एटम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता है तो कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको एक्सलेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन जो मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता कर देता है लेटिस का एटम, तो इलेक्ट्रॉन वापस आने लगता है जिस समय पे वो उसका जो मास है वो नेगेटिव मास की तरह बिहेव करता है। अगर किसी समय पे दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है, जो लेटिस एटम वाइब्रेट करता है वो और इलेक्ट्रॉन भी उसी दिशा में जाता है, तब वो किसी समय पे पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव मास की तरह। और किसी समय पे अगर जो मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है किसी समय पे लेटिस का एटम वो और जो इलेक्ट्रॉन मोशन में है, अगर दोनों के मोमेंटम इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं तब वो इनफाइनाइट मास की तरह बिहेव करता है। तो इस कंसेप्ट को तैयार रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू से में भी काफ़ी पूछा जाता है ये कंसेप्ट। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। द एनर्जी डिस्पर्सन फॉर इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल लेटिस एनर्जी ई के रिलेशन देता है, इफेक्टिव मास पूछता है। तो ई के बराबर ई नॉट माइनस W/2 कॉस के है, ए है लेटिस पैरामीटर है और W और ई नॉट कॉन्स्टेंट हैं। ये क्वेश्चन गेट 2018 का अभी पीछे पूछा गया था। तो पूछा है इसमें कैलकुलेट द इफेक्टिव मास नियर द बैंड। तो नियर द बैंड में पूछा है, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला लगा दें 1/m स्टार बराबर 1/h क्रॉस स्क्वायर d स्क्वायर E/d के स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखें, आगे मैं कभी लेक्चर में इसका डेरिवेशन समझाऊंगा आपको। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1/h क्रॉस स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें 2 बार k के रेस्पेक्ट, तो a स्क्वायर W/2 cos k आ जाएगा। नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, जब ये k की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो cos 0 1 की तरफ अप्रोच करेगा, तो यहाँ से 1/m स्टार की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर W/2h क्रॉस स्क्वायर। रिवर्स कर दें तो m स्टार पता चल जाएगा इफेक्टिव मास। तो इस पे क्वेश्चन आता है इफेक्टिव मास पे और इस फॉर्मूले पे, तो इसे अच्छे से तैयार कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ लगातार आता रहता है कंपटीशंस की दुनिया में, वो है प्लाज्मा से, वो मैंने डिस्कस किया इसमें। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस चेंज फ्रॉम 10 की पावर 28 टू 10 की पावर 26 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। पूछा चेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगा। तो 5.7 थी शुरू में जब ये डेंसिटी इतनी थी 10 की पावर 8 और 10 की पावर 6 हो जाएगी तो एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। मैं उसका रीजन बताता हूँ। वो एक पावर इसलिए कम हो जाएगी 5.7 गुणा 10 की पावर 15 से 5.7 गुणा 10 की पावर 14 हो जाएगी। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा पी स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है n स्क्वायर अपॉन m एप्सिलॉन नॉट, जहाँ n यहाँ पे डेंसिटी को शो करता है, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में मेजर होगा, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, m मास को और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब ओमेगा पी स्क्वायर इस एक्सप्रेशन के इक्वल है तो ओमेगा पी की जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल टू n की पावर हाफ हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे जब यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू पावर 2 में 2 कम हो रही है तो वहाँ पे हम हाफ उसका करेंगे तो पावर 1 का अंतर आ जाएगा, मीन्स 10 पावर, क्योंकि यहाँ हम देखें तो ये जो बदलाव आ रहा है किसी समय पे यहाँ वो 100 टाइम्स का चेंज आ रहा है। तो जब ये 100 टाइम्स का चेंज यहाँ पे आ रहा है, 100 टाइम्स कम हो रहा है, तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी में 10 का चेंज होगा, क्योंकि पावर हाफ में हमें लेना है। तो हमारे पास क्या आएगा कि जो पावर थी 5.7 गुणा 10 की पावर 50, उसमें 10 का चेंज बाई 10 से डिवाइड कर दें तो ये 5.7 गुणा 10 की पावर 14 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन पर डिपेंड था ये कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की पावर हाफ पे निर्भर करती है। तो इस कंसेप्ट पे कर लें। कई बार इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी पूछता देता है, डेंसिटी पूछ लेता है, तो इस एक्सप्रेशन को यूज कर लें। कई बार इस टाइप से क्वेश्चंस आता है, कई बार n e m और एप्सिलॉन नॉट हमें पता होता है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी पूछता है और n कैपिटल N देता है डेंसिटी, तो हमें क्वेश्चंस इस पर कर लेने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सॉलिड स्टेट में सुपर कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मैं कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आगे अपलोड करने वाला हूँ, तो वीडियो देखते रहें लगातार और अपनी एडवाइस देते रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजते रहें, बताते रहें कि और आपको क्या क्या नहीं है, उस हिसाब से मैं कुछ और वीडियो अपलोड कर दूंगा। और गेट का एग्जाम नज़दीक है, उस पर बहुत फोकस करें। साथ साथ ये कोशिश करें कि जो ये वीडियो बनाई जा रहे हैं ये सब मेरी तरफ से गांव के उन बच्चों को डेडिकेटेड हैं जो गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, तो उन तक पहुंचाने का प्रयास करें जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।